तो कितने लोग अभी बोल सकते हैं कि आपको न्याय पे क्लैरिटी आ गई? न्याय पे क्लैरिटी आई? ये तो मज़ा नहीं आया अभी। फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है। जैसे एक 10 गांव के बीच में मान लीजिए 10 डॉक्टर हैं, और 10 डॉक्टर में आपस में कंपटीशन है। और आपस में कंपटीशन है तो नेचुरली कोई दोस्ती होने वाली नहीं है। और सभी ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता के साथ ऐसा डॉक्टर कभी ये नहीं सोच सकता कि उसका क्षेत्र बीमारी मुक्त हो जाए। है ये माइक 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 डॉक्टर के लिए तो सीजन आता है ना। बोल। तब जब कम डॉक्टर थे तब ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है ये सब कुछ ठीक है। अभी ऐसा है कि पेशेंट बनाना चालू है, पेशेंट बनते नहीं है, पेशेंट बनाना चालू है। हर गांव में कोई ना कोई पेशेंट जो है वो, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पढ़ के लोग जाते हैं, कंपाउंडर है, वो कहीं तो भी जाके वहाँ पे छोटी मोटी प्रैक्टिस कर देते हैं, तो वो पेशेंट बड़े हॉस्पिटल को भेज देते थे। ठीक है। आओ तो ये आओ। जो पूरकता है, उपयोगिता और पूरकता, वो वहाँ पे भी है। ठीक है। तो वो कैसे खत्म करें, ये इम्पोर्टेंट है। हेलो तो ये सर, इस स्पष्ट। विषय में जो अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया उस विषय में उपयोगिता तो नज़र आती है, पर पूरकता कितनी है ये भी विधि समझने की ज़रूरत है। क्या समझ आती है? जो हॉस्पिटल के बारे में बोला कि बड़े हॉस्पिटल में छोटे हॉस्पिटल पेशेंट भेजते हैं, इसमें उपयोगिता तो छोटे हॉस्पिटल की समझ में आ रही है नीचे वाले की, लेकिन उपयोगिता सही में है क्या, ये एनालाइज करे बगैर जो भेजा जा रहा है वो गलत बात हो रही है। नहीं, देखो, वो तो दुकानदारी है, वो तो बहुत सब एक मुश्किल और दर्दनाक स्थितियां हैं। महिलाओं को 30-35 की आयु के प्लस माइनस में काफ़ी महिलाओं को कमर दर्द की प्रॉब्लम आती है, और डॉक्टर ये बोल के कि गर्भाशय में प्रॉब्लम है, गर्भाशय निकाल देते हैं। और ये काम मास स्केल में ग्रामीण एरिया में होता है। शहरी ऑडियंस के साथ में डॉक्टर भी ज़्यादा बड़ी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ा लिखा लोग हैं और ये मामला उल्टा पड़ सकता है। गांव का आदमी शहर में इलाज करा के आता है, उसको पढ़ना भी नहीं आता कि हॉस्पिटल का नाम क्या था और डॉक्टर कौन था। इसलिए गांव के लोगों का अब ये मामला केवल डॉक्टरी का नहीं है, जिसको कुल मिला के मानसिकता शोषण की है। फिर चाहे वो आईएएस है कि वो आईपीएस है, सभी जगह अच्छे लोग होते ही हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मानसिकता ठीक नहीं है, तो जहाँ भी जो व्यक्ति जिस कैपेसिटी में बैठा है उस कैपेसिटी में वो शोषण करने का काम करता ही है। तो छत्तीसगढ़ में एक इलाका है जहाँ पूरे इलाके में महिलाओं को गर्भाशय है ही नहीं। क्या गांव के डॉक्टर को, अब तो पुरानी बातें हो गई, आजकल क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है। आजकल जब शहर में हॉस्पिटल खुलता है तो गाँवों में उसको क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफिसर, कुछ तो भी नाम देते हैं, जो पूरे ग्रामीण के झोला छाप डॉक्टरों से मिलके केस ऊपर भेजता है। क्या बोलते हैं? पीआरओ टाइप कुछ होता है। और उसको एक 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 इलाज का जितना परसेंट खर्चा होता है उसका 20 से 40% तक का मामला रहता है। तो अब डॉक्टर को मिलेगा उस ऑपरेशन का 10,000, वो झोला छाप को मिलेगा 1,000, तो वो अपने 1,000 के लिए, जिसका गर्भाशय नहीं भी निकलवाना है, जिसको कोई सामान्य प्रॉब्लम है, उसका 10,000 के अपने 1,000 के चक्कर में उसका 10,000 खर्चा करवा देता है और उसका गर्भाशय निकलवा देता है। अब गांव की महिला को तो देखो श्रम से ही जीना होता है। अब मेरे को नहीं पता, लेकिन गर्भाशय निकलने के बाद ऐसा बोलते हैं कि वो शरीर की ताकत वैसी नहीं रहती है। अब उसका तो उसने 10,000 ही नहीं छीना, कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के 10,000 छीन लेता, वो ज़्यादा अच्छा था। वो जो गर्भाशय भी निकलवा दिया वो और बड़ा अपराध है।
तो मैं ये कहता हूँ कि हम ये तमाम जो कुछ भी पढ़े लिखे हैं फाइनली कहाँ पहुँचे हैं उसको देखोगे तो दर्दनाक स्थिति है, और किसी एक क्षेत्र में नहीं है, वो सभी क्षेत्र में है। इससे ये समझ में आता है कि यार हम इतना इनह्यूमन क्यों हो गए। तो हमारे इनह्यूमन होने का इतना ही मतलब है कि सामान से सम्मान की तलाश है और सुविधा से सुख की तलाश है। मेरी गाड़ी का साइज जितना बड़ा होगा, मेरे मकान का, जब तक हम स्कूल कॉलेज में हैं तब तक मार्क्स कितने आए, कैसे आए, ये कोई चर्चा नहीं है, कितने आए इस बात की चर्चा है। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद पैसा कहाँ से आया इसकी कोई चर्चा नहीं है, कितना आया इस बात की चर्चा है। तो फिर उठपटांग जो भी तरीके हो सकते हैं सारे प्रैक्टिस करो, और कुल मिला के यही सम्मान है, यही पहचान है। और अपने में आवश्यकता की कोई निश्चितता तय नहीं हुई है, तो कुल मिला के जितना आ जाए किसी पड़ोसी को देख के कम ही लगता है। कैसे? देखो इसकी भी कहानी बहुत गजब है। आपको 7 प्रकार के सम्मान बताए मैंने, हैं? हैं? अच्छा ये भी लिखूं? 7 प्रकार के बताए। इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 से 5 बार घर में शांति से बैठ के देखो, कम से कम 3 से 5 बार, क्योंकि जितना कंटेंट आता है, जितना फास्ट आता है, उतना आप ले पाएंगे ये संभव ही नहीं है। हमको भी पता है, लेकिन कौन सी चीज़ आपको क्लिक करेगी ये ना हमको पता है ना आपको पता है। तो हमको पूरा कंटेंट आपके सामने बोलना होता है, उसमें से कोई चीज़ आपको क्लिक करेगी, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनेगा, धीरे से आप पूरा समझने की ओर जाओगे, तो बार बार देखोगे। तो अभी जिसको मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि रूप बल धन पद के मामले में ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, डी से बड़ा ई से भी बड़ा कोई है, और ए से भी छोटा कोई है। तो रूप बल धन पद के मामले में ए से बड़ा बी है तो ए बी को सफल मानता है, बी सी डी, तो ए बी को सफल मानता है। ए का दिमाग खराब होता है और ए 10 साल लगा देता है जोरदार ढंग से, और ए बी हो जाता है। ए क्या हो गया? बी। तो अब बी सफल हो गया कि नहीं हुआ? बी को सी दिखाई देता है, बी को सी दिखाई देता है तो बी अपने आप में असफल है। सी को डी दिखाई देता है तो ये भी असफल है। सी को ई दिखाई देता है तो ये भी असफल है। इस पूरी चेन में हर व्यक्ति सफल है कि असफल है? असफल है। बी फिर सी को देखता है, उसका दिमाग खराब होता है, फिर 15 साल लगा देता है, डी हो जाता है, फिर 10 साल और लगा देता है, डी हो जाता है, फिर 10 साल और लगा देता है, डी हो जाता है। अब सफल हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे किसी और को देख लेता है ना? तो अंतिम ज्ञान उसके हाथ में आ जाता है। सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया है। इसको बोलने में 1 मिनट लगा। कितने लोग इसी दौड़ में हैं? है ना? पूरे विश्व के कितने प्रतिशत लोग इस दौड़ में हैं? है ना? तो पूरे विश्व के जो लोग जिस दौड़ में हैं, समझने की दृष्टि से वो 1 मिनट की दौड़ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विचारों की वो ताकत है जो आदमी कुछ क्षणों में हजारों साल जी ले, और नहीं विचार करेगा तो कुछ क्षणों को हजारों साल में जिए, नहीं तो हजारों साल को कुछ क्षणों में जी ले। ये आदमी की सोचने समझने की ताकत है। तो मैं ये कहना चाहता था कि यदि उन डॉक्टर्स को क्लैरिटी बनेगी, उन डॉक्टर्स को सबको समझ में आएगी, जीने का स्वरूप समझ में आएगा, तो लक्ष्य क्या होगा? देखो लक्ष्य एक चीज है संतुष्टि, और संतुष्टि के साथ में पैसा भी। शरीर की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और मन की आवश्यकता भी पूरी हो जाए। यदि शरीर की आवश्यकता, तो समाधान के बिना शरीर की आवश्यकता का पता नहीं चल रहा है कितनी है, और मैंने सामान से सम्मान और सुविधा से सुख को जोड़ रखा है। यदि ये सारे रिबन कट गए तो फिर उस क्षेत्र के 10 डॉक्टर का प्रेफरेंस क्या होगा? 10 डॉक्टर मिलके अपने क्षेत्र में सारे लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे उसके लिए काम करेंगे, और कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारी के पहले हम काम कर देंगे, और उस गांव के सारे लोग मिलके इनका परिवार कैसे चलेंगे, इनके परिवार में ओवरफ्लो कर देंगे। ये सब होते आया है इस देश में, कोई खास बात नहीं है।
तो देखो मैं कहना चाहता हूँ कि 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। और हम तो देखो जिन गांव, हम अधिकांश लोग जिन गांवों से आए वो गांव के घर तो अब खाली पड़े हैं। मैं राजस्थान में शिविर करने गया तो गांव में कोठियाँ की कोठियाँ खाली पड़ी हैं, बड़े बड़े एकदम, खूब बड़े बड़े एकदम भूतिया महल टाइप पड़े हैं। हमारे खुद के गांव में हमारे घर खाली पड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतनी दौड़ क्यों लगाए। इतनी दौड़ इसलिए लगाए कि हमारी निकम्मी सरकारों के कारण, है ना, जो गांव में बिजली सड़क पानी पहुंचना चाहिए था ताकि वहाँ उत्पादन के लिए काम हो जाए, शिक्षा का काम हो जाए। आदमी को 3 ही चीज़ की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है और स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इन तीनों काम के लिए हमको शहर भागना पड़ता है। यदि ये तीनों काम गांव में हो जाएं तो धीरे से हमको ये भी सोचना होगा, आने वाले समय में कोई ना कोई सरकारें आएंगी जो सोचेंगी कि गांव को एक सेल्फ रिलायंट यूनिट कैसे बनाएं। तो गांव में शिक्षा की व्यवस्था भी होगी। आजकल तो ऑनलाइन इंटरनेट सब कुछ हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तमाम बढ़िया स्कूल्स हो सकते हैं। तो हम एक सुंदर व्यवस्था के, तो व्यवस्था से हमारी तृप्ति हो जाए। हम जिस भी हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या व्यवस्था के क्षेत्र में काम करते हैं, अपना देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा, सब कैसे स्वस्थ रहेंगे, सभी सुखी हो जाएं, सभी समझदार हो जाएं, परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, भय मुक्त से मुक्त हो जाए, पूरे विश्व को रास्ता दिखाएं और शानदार 2 रोटी अपने घर में खाएं। तो कोई मेरे को मेरी गाड़ी से पहचानेगा कि मेरी उपयोगिता से पहचानेगा। मैंने 35 सालों में नहीं सोचा गाड़ी किधर से आएगी, मैंने यही सोचा जिंदगी किधर से आएगी। और जिंदगी इतना देगी कभी सोचा ही नहीं था। इतने लोगों का प्यार मिला है, इतने लोगों का अपनापन मिला है। कितने शहरों में जाता हूँ, सब जगह घर, सब जगह आपकी तो 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, यहाँ तो हिसाब नहीं है कितनी गाड़ी, वो भी बहुत अपनेपन के साथ, वो भी जिसकी है खुद चलाता है। इससे बड़ा और क्या होगा, इससे बड़ी रईसी और क्या होगी। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, मैंने आपको बताया ही, हमारा घर चलता है शांति से, सुकून से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है कि हाँ जोड़ने के लिए कुछ बहुत है, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बहुत कुछ। तो मैं कहता हूँ कि वो जो ओवरफ्लो है, वो जो समृद्धि है, वो तो भाव है। वस्तु की जरूरत आदमी की बहुत बड़ी नहीं है। हमने सारी, मेरा एक मित्र है तो घर में 2 पति पत्नी और 2 बच्चे और 10 नौकर। तो एक जन खड़ा ही रहता है, बाबू और क्या करना है। तो मैं एक दिन ये पूछा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि साला तुम नौकर के लिए हो कि नौकर तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब नौकर रखा है 10 से 15 हजार रुपये एक लड़का लेता है, अब वो खाली भी बैठा है, उसको ठीक नहीं लगता है, तो उनके लिए ढूंढ ढूंढ के काम भी बताना पड़ता है। तो कुल मिला के बाबू 10 नौकर के लिए हो गया है। बाबू की जिंदगी 10 नौकर को समर्पित हो गई है। उसमें से भी क्या, एक गार्डन है, गार्डन में खुद जाके कभी नहीं बैठा, किसी को दिखाने के काम ही आता है। फिर 4 गाड़ियां हैं, एक पति के पास, एक पत्नी के पास और 2 उस शहर में उनके मित्रों के जो लोग दोस्त आएंगे उनको गाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो 2 ड्राइवर हैं, एक पति पत्नी के बीच में चलता है, एक उन 2 गाड़ियों के बीच में चलता है। मतलब क्यों इतना झमेला कर रखा है, हम लोग साथ में इंजीनियरिंग के, मैं क्यों इतना झमेला कर रखा है। बोले यार तू नहीं समझेगा। मैं वो कैसे, बोले ये सब ना स्टेटस का मामला है। कुछ लोग इससे कम में हमको अपने बराबर नहीं मानते हैं कि जब हम उनकी जरूरत नहीं बन जाए। तो मैं शहर में उस वर्ग की जरूरत हूं जो अपने आप को बड़ा मानता है, क्योंकि उसको गाड़ी चाहिए तो मेरे को फोन लगाएगा। तो आखिर क्यों इतना बड़ा झमेला पाल रखा है। मानव मानव में समानता की अपेक्षा है, मानव मानव में समानता की अपेक्षा है। आप बोलते हो यार तुम्हारी गाड़ी ऐसी होगी तो हमारे बराबर होगे, तो मैं गाड़ी खरीद के दिखा देता हूं। आप बोलते हो तुम्हारा पद इतना बड़ा होगा तो मैं पद खरीद के, मैं पद पे पहुंच के दिखा देता हूं। आप बोलते हो मकान इतना बड़ा बना के दिखाओ तो मैं मकान बना के दिखाता हूं। अंततः मैं मानव मानव में समानता चाहता हूं। कोई मेरे को कोई मेरे को छोटा ना आके, कोई मेरे को छोटा ना माने, इसलिए मैं अब मकान बना के दिखाता हूं। मेरी वो मकान, मेरी भी इतनी बड़ी जरूरत नहीं था, बिना मतलब मैंने इतना बड़ा झमेला पाल लिया, है ना। अब वो मकान मेरे लिए है कि मैं मकान के लिए हूँ ये भी तय नहीं हो रहा है।
तो इन सारी सारी दिक्कतों में तो पता चला यार ये बड़ा बनने का काम तो मकान बनाने के बाद भी अपन अंदर से तो छोटे ही रहते हैं। तो ये बड़ा बनने का काम तो भाव और विचार की दुनिया से होता है। हम बड़े बन गए, हमने भी बड़े बन के देखा, हमने तो सोचा नहीं था कभी हम बड़े बन जाएंगे। हमने तो केवल ज़िंदगी की तलाश थी और ज़िंदगी के लिए काम किया। आज मेरे वो ऐसे सारे दोस्त जो तमाम जो बहुत बड़े नेताओं से संबंध बना के रखना, वो भी एक स्टेटस सिंबल है। हमारे घर में कौन कौन से मंत्री आते हैं। अब जोन मंत्री को घर में बुलाने के लिए वो लोग काम करते हैं, मैं उनके घर में जाके शिविर करके आता हूँ या वो मेरे पास आके शिविर करते हैं। बोले यार तेरा धंधा ज़्यादा ठीक है। मैं कहा यार मेरा कर लो, इसमें तो पैसा लगता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंततः मामला इतना ही है कि आदमी अपने में छोटेपन को देखना नहीं चाहता है, वो अपने में किसी बड़प्पन को देखना चाहता है, किसी क्या बोलते हैं ह्यूज पर्सनैलिटी, एक बड़े साइज क्या बोलते हैं वो पर्दे पे, लार्जर देन लाइफ साइज में अपने आप को देखना चाहता है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं लार्जर देन लाइफ हूँ। यदि शरीर को लाइफ माना जाए, मैं शरीर से बहुत विशाल आकार में हो सकता हूँ। अभी आपकी जानकारी के लिए, जिनका जीवन जितना जागृत होता जाता है, आपकी भाषा में ऑरा, उसका ऑरा उतना विशाल होते जाता है, उसका प्रभाव क्षेत्र भी उतना विशाल होते जाता है। तो जो जितना सकारात्मक, पॉजिटिव, उपयोगी होता जाता है, उसका प्रभाव क्षेत्र अपने में ही वो बातें वही बोलता है, कोई खास बात नहीं बोल देता है, लेकिन उन लोगों को असर करती है, लोगों तक पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो बड़प्पन की, जिस बड़प्पन की हमको तलाश थी, वो मेरे व्यक्तित्व का बड़प्पन है, वो भौतिकता का बड़प्पन नहीं है। भौतिकता सहज रूप में आपके पास आ जाए, हम मेहनत करेंगे, ये नहीं कहा जा रहा है कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस में मेहनत नहीं करेंगे। हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस में मेहनत करेंगे, लेकिन टर्नओवर हमारा यही होगा, कितने लोगों को हम जिंदगी दे पाए, कितने लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर पाए, है ना। अपने समाज और देश के लिए हर आदमी कोई भी काम करता है, कोई भी फैक्ट्री चलाता है, तो कोई ना कोई सर्विस वो देता ही है। हम क्या सही अर्थों में सर्विस दे पाए। हम अभी मैंने बताया ना, वो डायमंड की कंपनी है, आ, समर्थ डायमंड, विसनगर में, अहमदाबाद के पास है। उनके साथ हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज। ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज का मतलब क्या है, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। तो बेसिकली मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ कि 2018 में मैंने एक शिविर अहमदाबाद में किया था। वो 3 भाई हैं और उनके 3 बहुएं हैं, उनके बच्चे, अब उनकी बहुएं भी आ गई हैं, तो लगभग टोटल फैमिली में 17-18 लोग हैं। अब लगभग 4,500 एम्प्लॉयज़ हैं। टर्नओवर मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन एक बड़ी फैमिली है और एक बड़ा बिजनेस है। तो नेचुरल है, जब अगली पीढ़ी आ जाती है तो अगली पीढ़ी का काम करने का तरीका अलग होता है, माँ बाप के काम करने का तरीका अलग होता है। अगली पीढ़ी आती हैं तो बहुएं आती हैं, बहुएं अलग घर से आती हैं। ऐसे में यदि घर में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका प्रभाव बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस होते हैं। यदि बाय द वे किसी कारण से फैमिली में कोई ब्रेक, फैमिली में टूटन आती है, तो बिजनेस की वायबिलिटी कई बार ख़त्म हो जाती है, ऐसा भी कई बार होता है। तो खैर काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने अपनी फैमिली को, एक फैमिली को बनाए रखने के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए वर्ल्ड के टॉप 10 कंसल्टेंट में से एक कंसल्टेंट हायर किया, जिसका एक दिन का एक आदमी का फीस 40,000 था, और साल में 10 सिटिंग, कितना हो गया, 4 लाख। और 10 फैमिली के 10 मेंबर के लिए पैकेज लिया, कितना हो गया, 40 लाख। तो उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस के हिसाब से 40 लाख का पैकेज लिया कि इसको, इस कोर्स को करने से हमारी फैमिली और हमारा बिजनेस इंटैक्ट रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो उनकी 2-5 सिटिंग कुछ हुई होंगी, तो उस बीच में उनमें से एक भाई ने आगे जीवन विद्या शिविर कर लिया, और उसको इतनी जम गई बात कि अगले शिविर में डायमंड का जो इंटरनेशनल सेंटर है वो बेल्जियम है, और इंडिया में मुंबई मानते हैं। तो एक लड़का, उनकी फैमिली में 3 बच्चे आईआईटीएन हैं, एक बच्चा बेल्जियम बैठता है, एक मुंबई बैठता है। तो अगले शिविर में, परिचय शिविर में, एक फैमिली के 17 या 18 लोग एक साथ
बेल्जियम वाले सहित सबको बुला लिया, बोले ये चीज़ देखने लायक है, ये चीज़ आके देखो। पूरी फैमिली ने किया तो सबको जम गई, सबको जम गई तो सबने पूरा शिविर किया। और उसके बाद हम रुके नहीं, और हमने फिर अगला सत्र, जैसे इस सत्र आपके सत्र के लिए भी अगला सत्र रखेंगे, कल या परसों अनाउंस करेंगे, तो हमने उसके लिए अगला सत्र रखा और फिर बुक्स में उतर गए और 5 बुक्स तक हम पहुंचे। उसके बाद कोरोना लग गया, कोरोना लगने से वो डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन 5वें सत्र तक पहुंचते पहुंचते उस परिवार के बच्चों ने कहा अपने पापा लोगों से, और वाकई में परिवार में पहले से भी वो क्वालिटी है, परिवार के बच्चों को देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से भाई का कौन सा है, इतना आपस में अच्छी सेटिंग भी थी पहले से भी। तो बच्चों ने कह दिया माँ बाप को कि अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ, परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। अब माँ बाप के लिए इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। अब चूंकि बात पूरे परिवार को लग गई तो फिर आगे बढ़ने लगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे को वहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये पूरे हो सकते हैं। 89 का मेरा इंजीनियरिंग पास आउट है, 92 तक मैंने जॉब किया है। तो नेल्को टाटा मेरी पहली कंपनी थी दिल्ली में। तो मैंने एक जॉब किया, तो जब हम इंजीनियरिंग करते थे तो हमको लगता था कि हम कुछ बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। जॉब में आए तो पता चला उतने बड़े तो नहीं बने मैं तो मज़ा नहीं आया है तो कुछ। तो धीरे से कुछ बातें सामने आने लगी। क्या बातें सामने आई? मैं एक दिन 9:10 से देर से पहुंचा तो मेरे बॉस ने मेरे को आंख दिखाई। तो मैं यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ट्रैफिक में यदि लेट हो गया तो इसमें तो मेरे हाथ में नहीं है। बोले वो मैं नहीं जानता। तो मेरे को लगा कि जैसे मेरी स्थिति एक बंधुआ बंधुआ मजदूर टाइप है। फिर एक दिन ये हुआ कि 5:30 तक, 5 या 6 बजे तक का हमारा ऑफिस होता था, 5-6 बजे तक। तो मेरा कॉल जो जितना ही काम मेरे हिस्से में आया वो 2:30 खत्म हो गया। तो अपन तो घर चले गए। बोले आप ऐसे कैसे चले गए? मेरा काम खत्म हो गया। बोले ऑफिस तो 5 बजे तक होता है, पर मेरा मेरा काम तो खत्म हो गया। बोले ऐसे नहीं होता है। तो और समझ में आया तो बंधुआ मजदूरी है। फिर एक दिन मैं दिल्ली में, ट्रैफिक तो होता ही है, बस में जा रहा था, तो मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया। मैं यार सोचा था इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ बड़े आदमी हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल एकदम कहीं से कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। ज़िंदगी में पहली बार जॉब किया था। तो मैं बस में आंख में आंसू भर के रोया, और फिर उसी बस में महिलाओं को देख के हिम्मत बंधाई, यार ये भी तो इसी बस में है तू। अच्छा मेरी तो हाइट थोड़ी ठीक ठाक है, तो ऊपर से हवा मिल जाती है। जो 5 फुट के रहते हो तो बीच में दब जाते हैं तो ये सब फिर मैंने और सोचता रहा, तो सोच आगे बढ़ी तो ध्यान में आया यार मेरी कंपनी से, जो मेरी मेहनत से जो कंपनी पैसा कमाती है उस पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। और दिल्ली जैसी जगह में काम करने का मतलब है 11 घंटे की जॉब, 3 घंटे आना जाना, 8 घंटे की जॉब, उसके बाद कोई हिम्मत नहीं बचती है। तो मेरी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। कुल मिला के मैं तो मजदूर होकर रह गया। तो ये सारी बातों को सोचते हुए मेरे को लगा ये कैसा सिस्टम हमने बना रखा है। जो आदमी की पूरी जिंदगी ले ले रहा है, उसको 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं देता है, तो ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। यहाँ से ज़िंदगी में वो सोच शुरू हुआ, फिर सोच शुरू हुआ, फिर आगे लंबी कहानी हो गई। जब ये कंपनी से मिलना हुआ तो मैंने इनको ये आइडिया दिया, क्यों ना एक कंपनी ज़िंदगी भी दे, क्या हम इसको ऐसा सोच सकते हैं? बोले आप बताइए। तो मैंने आइडिया पूरा उनके सामने रखा। तो आइडिया था ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज। ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज का मतलब है, देखो अभी किसी अच्छी कंपनी का मतलब है कि उसका टर्नओवर कितना है, उसकी सैलरीज कितनी है, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, इसको अच्छी कंपनी की पहचान देते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छी कंपनी के पैरामीटर्स को रीडिफाइन किया जाए। क्या किया जाए? अभी हम सैलरी की बात, अच्छी सैलरीज की बात करते हैं, तनख्वाह की बात करते हैं। तनख्वाह का मतलब तन को खिलाने का जुगाड़। तनख्वाह तो हो गया, मन ख्वाह का क्या होगा? बोले ये क्या होगा? मैं कहा आपने एक 22 साल के लड़के को लिया, उसका पूरी ऊर्जा आपने ले ली, उसको 2 रोटी दे के आपने छोड़ दिया, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, सबका क्या हुआ? ये तो न्याय नहीं हुआ। तो क्या किया जाए? तो हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, पर्सनल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो 10 साल पहले मैंने कंपनी ज्वाइन किया, तो आज 10 साल बाद मेरे भाव और विचार में गुणात्मक परिवर्तन क्या आया, ये भी कंपनी का एक कंट्रीब्यूशन होगा।
बढ़िया हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली हैप्पीनेस इंडेक्स। तो मैं जब अकेला कंपनी में काम करता हूँ तो मैं अकेला ही काम नहीं करता हूँ, मैं तो रात को गया, टंकी भरा, सोया, टंकी खाली किया, टंकी वापस भरा, फिर चलाया। आपने मेरा प्राइम टाइम लिया, वो प्राइम टाइम को देने के लिए मेरे परिवार मेरे पीछे खड़ा है। तो यदि एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है तो वो परिवार पूरा उस कंपनी में काम करता है, उस परिवार का क्या हुआ? तो मैं कहा कंपनी पूरी फैमिली की हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए काम करेगी, इसके लिए कंपनी अपना खर्चा करेगी और ये अपने उन परिवारों को कंपनी अपने परिवारों के रूप में स्वीकार करेगी। और फिर उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए, तो बोले कंपनी वो भी उनका हिस्सा है तो उसको भी, समाज भी उसका हिस्सा हो गया। तो फिर ये हुआ कि नहीं, कंपनी जब इतना सोच रही है तो कंपनी अब जीने की शिक्षा आ गई, तो हम एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था भी करेंगे, और एक हॉस्पिटल भी खोलेंगे जिसमें कि स्वास्थ्य कैसे रहें, और फिर भी बीमार हो गए तो एक बढ़िया इलाज भी हो। तो एक कंपनी वो भी खोलेगी। तो अब बताओ कंपनी ने क्या क्या कर दिया। अभी ये पूरा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। अब कंपनी के 40 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हर ऑल्टरनेट डे को बैठ के इस 2 घंटा ऑफिशियल टाइम में इसको अध्ययन करते हैं। वो इरमा है ना, इरमा अहमदाबाद में है, इरमा को हमने अपने पार्टनर के रूप में लिया है, जो इस पूरे प्रोसेस को, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन और इसका इवेल्युएशन करेगा कि ये प्रोसेस कैसा जा रहा है। तो एक कंपनी अपने 4,500 एम्प्लॉयज़ की खुशहाली के लिए जिम्मेदार है, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए जिम्मेदार है, उनकी हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। और ऐसा करके कंपनी में काम करने, कंपनी जिन लोगों की है उन कंपनी की महिलाएं, उनको स्कूल चलाने का अवसर मिला, उनको हॉस्पिटल चलाने का अवसर मिला। इन कंपनी की महिलाओं को भी कोई सार्थक काम नहीं, इनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी एक सार्थक काम मिला। मैं 12,000 करोड़ की फैमिली की महिलाओं से बात करके मैंने सुना और उनका दर्द सुना कि ना तो हम कहीं जॉब कर सकते हैं, घर में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नौकर इतने हैं, हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार है। ये 10,000 12,000 करोड़ की फैमिली की महिलाओं का दर्द है। बाकी फिर किटी पार्टी है और फिर जो घूमना फिरना वो कर लो। तो यदि सार्थक जीवन जीने का, और जो व्यक्ति कंपनी चलाता है उसके परिवार भी कंपनी के पैसे को एंजॉय करते हैं, जबकि कंपनी समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के पुरुष यदि कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी की महिलाएं उनके पीछे खड़ी हैं, उन महिलाओं में वो गर्व नहीं है जिसको, जिस काम को वो कंपनी डिलीवर करती ही है। इससे क्या हुआ, जो कंपनी चलाने वाली फैमिली है वो पूरी कंपनी में एक बाहर आ गई। उनको लगा कि हम कंपनी, इससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा कि घटेगा। यदि लोग खुश होंगे तो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, लोग खुश होंगे तो ज़्यादा स्किल होगा, लोग खुश होंगे तो एचआरडी डिपार्टमेंट की भूमिका खत्म हो जाएगी। एचआरडी डिपार्टमेंट का काम है कि जो लोग नौकरी छोड़ते जाते रहेंगे उनकी जगह में नए लोग आएंगे, उनको रिक्रूट करना, ट्रेन करना, उनको अपॉइंट करना। हमने एचआरडी डिपार्टमेंट को बदल दिया, एचसीडी डिपार्टमेंट कर दिया, ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो एक कंपनी नहीं, एक छोटी सरकार हो गई। बोलो कैसा लगता है? बोलो सीए साहब। सीबीओ क्या कॉन्सेप्ट? नहीं नहीं, तो यही हो गया ना। अभी जो 4 डे, अभी 4 डे वर्किंग आने के पीछे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि आदमी से 6 दिन काम लेने का मतलब है उसकी ऊर्जा का ड्रेन हो जाना। जिसकी ऊर्जा ड्रेन हो गई वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए अभी सभी जगह में जहाँ बड़ी कंपनीज हैं वहाँ आदमी को इतना लिबर्टी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग फिर उस लेवल के भी हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जितना सुकून में रहेंगे उतना बेहतर परफॉर्म करेंगे, जितना मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे उतना वो कम परफॉर्म करेंगे। तो उनके पास नए आइडियाज़ का आना, उसको नया जोश खरोश के साथ में उस काम को करना की बजाय पुश। तो अभी तक हम सोच रहे थे कि डंडे से हाँकेंगे तो कंपनी चलेगी, अब ये कह रहे हैं कि आदमी खुश होगा तो कंपनी चलेगी। देखिए नेचर में भी ये सिद्धांत है कि शरीर यदि स्वस्थ है
तो बैक्टीरियल और वायरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको नहीं पकड़ते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जिनका क्या बोलते थे इम्यूनिटी मजबूत थी, उनको प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो इसका मतलब है ये एक शरीर की इम्यूनिटी, और शरीर की इम्यूनिटी भी खुशी के साथ जुड़ी हुई है ना। तो यदि आदमी हैप्पी होगा, यदि आदमी खुश होगा, तो उसकी फिजिकल इम्यूनिटी भी ठीक होगी। और यदि आदमी खुश होगा तो दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होगा। ये दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित होना भी बिहेवियरल वायरस है भाई। दूसरे के वायरस से प्रभावित हो जाना कि दूसरे के आचरण से प्रभावित हो जाना। यदि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो मैं दूसरे के नेगेटिव आचरण से प्रभावित नेगेटिवली नहीं होऊंगा, मैं दूसरों को नेगेटिवली प्रभावित नहीं करूंगा, मैं अपने पूरे वातावरण में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखूंगा। और यदि मैं हेल्दी माइंडसेट के साथ रहता हूं और पूरा वातावरण हेल्दी है तो किसी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी स्वनियंत्रण पूर्वक स्वयं में इवॉल्व होंगे और पूरी नेचर को इवॉल्व करेंगे। ये नेचुरल ग्रोथ है। तो धीरे से अब समझ में आता है कि टाइम इज मनी और टाइम इज हैप्पीनेस। तो यदि टाइम इज हैप्पीनेस है, फाइनली मनी भी हैप्पीनेस के लिए है। यदि टाइम इज हैप्पीनेस है तो कैसा हम जिएंगे, फिर हमारा जो वर्क आउटपुट है वो बाई प्रोडक्ट होगा। हैप्पीनेस हमारा मेन आउटपुट होगा। जैसे मेरे साथ क्या काम करता है, मेरी खुशी मेरे लिए मेन आउटपुट है, उसके बाद तो क्लास चली जाती है। तो इसका मतलब है आदमी खुश रहेगा तो ज्यादा परफॉर्म करेगा। तो आदमी खुश कैसे रहे, इसके लिए काम करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, इसके लिए काम करना फैमिलीज का काम है। तुम ये गलती मत करो, ये गलती मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है की बजाय एक परिवार के लोग खुश कैसे रहेंगे, इस पे परिवार को काम करना है। एक व्यक्ति खुश कैसे रहेगा, इस पे व्यक्ति को काम करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग खुश कैसे रहेंगे, इस पे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है। लोग खुश रहेंगे, उसका आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ये मानवीय अप्रोच है मानव के साथ काम कर। मानव डॉक्टरी करे कि गाय चराए कि भैंस चराए कि कॉलेज चलाए कि देश चलाए, यदि उसकी खुशी में विकास नहीं होता है, यदि उसकी चेतना में विकास नहीं होता है, उसकी मानसिकता में विकास नहीं होता है, उसका मन स्वस्थ नहीं होता है, तो सब काम सब बेगारी है। तो मूल काम ये है मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। ये वो कमाई है जो मेरे साथ जाती है, ये वो कमाई है जो दूसरों में बढ़ती है, ये वो कमाई है जो अक्षय है। तो पैसा असली कमाई नहीं है, पैसा बाई प्रोडक्ट है, खुशी कमाई है। खुश तो आदमी बनना, आदमी बनाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। बाकी सब काम इस बीच में अपने आप हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि आदमी के साथ चलना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। आदमी समझ में नहीं आया तो हम खुद भी अपने लिए समस्या हैं और सब दूसरे भी हमारे लिए समस्या है। आदमी समझ में आ गया, हम खुद भी अपने लिए एसेट हैं और सभी मानव हमारे लिए एसेट हैं, लायबिलिटी नहीं है। बोलिए कैसा लग रहा है? हैं? हाँ बोलिए 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 बोलिए, माइक। सत्ताईस मई से विसनगर में साल में 2 शिविर वहाँ प्लान करते हैं हम। 27 मई से शिविर रहेगा, किसी को आना है तो आइए देखिए। एक कंपनी, अब उस कंपनी में जो जैसे बाकी लोग आते हैं, अब वो बोलते हैं कि हमको भी ऐसे ही चलाना है। खुशी तो सबकी तलाश है ना। आखिर हमने बड़े टर्नओवर करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, भीतर की खुशी तो नहीं मिल रही है। मैं भी तो खुश होना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें काम दिया जाता है, हम कोई भी किसी भी फील्ड में हमें कुछ काम दिया जाता है कि ये आपको टारगेट कंप्लीट करना है। अगर वो टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया हमने तो वो काम बढ़ते जाता है उसका। अगर मतलब तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम ही ये काम करो, काम बढ़ते जाता है हमारा। तो अच्छा ही है ना।
तो सर फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आपने कहा कि एक लिमिट होनी तो चाहिए इसका काम इसका करने की। मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे, तो इसका मतलब है देखो, अभी जिंदा रहने के धरातल पर जब हम जी रहे हैं तो कुछ ही लोग काम कर, हर प्रिंसिपल 5 टीचर्स के सारे स्कूल चला रहा होता है, जबकि स्कूल में टीचर होते हैं 50। हम्म। ये हर स्कूल की कहानी मैंने देखी। तो इसका क्या मतलब है कि बाकी टीचर के साथ में उसका तालमेल नहीं जमता है। हाँ। तो यदि जीने के धरातल पे आएंगे, ये 50 मिलके स्कूल को चलाएंगे तो काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेकिन सर फिर और अगर फिर खुशहाली में काम करेंगे। अभी हम भी किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी को बताने के लिए काम कर रहे होते हैं, और यदि हमको पहचान नहीं मिली तो फिर हम भी नाराज हो जाते हैं, सर मैंने इतना काम किया, आपने मेरे को पहचाना नहीं। ये सब झंझट होते ही रहते हैं। अभी करने वाला भी कराने वाला भी दोनों फंसे फंसाऊ में गाड़ी चलती है। तो जीने के धरातल पर आए बिना कोई चारा है नहीं। आप काम करके देख लो तो भी नहीं है, और काम छोड़ के देख लो तो भी नहीं है। खाली रह के देख लो। खाली रहना ज़्यादा मुश्किल काम है कि काम करना ज़्यादा मुश्किल काम है? नहीं सर, लेकिन खाली रहना ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर हमने कभी नहीं बोल दिया किसी काम को कि अब इन मामलों में चर्चा मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है। समझदारी का काम करो, अपने विद्यालय को में सारे लोग मिलके अपने परिवारों को संभालो, अपने विद्यालय परिवार को संभालो। कुछ काम नहीं है जिसको आप काम बोल रहे हो। मैं एक विद्यालय आपको चला के दिखाता हूँ जिस काम को आप टीचर्स को फ्री कर दूंगा, सारों को। 12वीं के बच्चे स्कूल चलाएंगे, आपको घर भेज दूंगा। पंजाब में एक स्कूल है, यदि आप लोगों ने कभी सुना होगा, 4,500 बच्चे हैं और कोई टीचर नहीं है। हायर क्लास के बच्चे लोअर क्लास को पढ़ाते हैं सुना है सर। और ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल काम से मुक्त भी कर दिया जाएगा, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। सर हाँ जी। सर खुशी को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते सर साथ में, तब उनसे कैसा निपटा जाए? तो इसका नाम नासमझी टैक्स है। आप समझदार नहीं हुए, आपने दूसरों को समझदार नहीं बनाया, उनको आज आप असामाजिक बोल रहे हैं। वो सब आपके हिस्से का ही काम था जो आपको करना था। तो नासमझी टैक्स लगता रहेगा जब तक हम समझदार नहीं होंगे, समझदारी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सर अगर कोई काम दिया जाए और वो काम अपन बखूबी अच्छी तरीके से कर अब दिए, मत बात करो, इसमें कितनी भी बात करेंगे निकलेगा कुछ नहीं। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर का काम ही है डायरेक्शन देना, जिंदगी जीने का मार्गदर्शन देना। हम जो मुखिया लोग हैं उनको केवल आदमी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, काम सारे अपने आप हो जाएंगे। मैं अकेला 7 राज्यों में काम करता हूँ। दिल्ली सरकार की पूरी एजुकेशन में मेरी एक बड़ी भूमिका है और मेरे पास एक भी कागज नहीं रहता है। मेरे पास कोई वर्कलोड मेरे साथ नहीं रखता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब उसका श्रेय सारा हमको चाहिए, ना हमको श्रेय की तलाश है ना। हमको इस समझ में आ गया यार ये दर्शन की ताकत है और मुझको इसमें काम करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। तो जितना काम मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ और बाकी हमारे बाकी और टीम के लोग सारे करते हैं और सब खुश रहते हैं, सब आराम से चलते हैं। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई बहुत मीटिंग करो, फाइनल करो, कुछ नहीं। आपस में फ़ोन से बात हो गई, मामला नक्की हो गया। जहाँ श्रेय की लूट नहीं है वहाँ सब आराम से चलता है। तो भैया सार बात इतना ही है कि हमको जीना नहीं आता, हम पैसे की लूट और श्रेय की लूट में शामिल हैं। हर आदमी पैसे और श्रेय की लूट में शामिल है, तो फिर मैं आपको सहयोग क्यों दूं और वो आपको सहयोग क्यों दे? फिर कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी की टांग खींचता है। यदि एक बार लोगों को ये मैसेज कन्वे ठीक से हो जाए कि भैया इसको पैसे और सम्मान की लूट नहीं है, ये अपने काम के साथ खुश रहता है, तो हमको लोग छेड़ना ही बंद कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ सब संभव है, सब हो सकता है, केवल अपनी ही यात्रा को सुनिश्चित करें कि मेरे को समझने की यात्रा की ओर आगे ठीक से चलना है। 2 लूट को खत्म कर अपने भीतर जांच लीजिए, मेरे भीतर ये 2 लूट हैं कि नहीं है, श्रेय की लूट और पैसे की लूट। चाहे मैं इंक्रीमेंट ही क्यों नहीं चाहता हूं। तो आपका ध्यान पैसे पे है, आपका ध्यान पैसे पे है, आपका ध्यान पद पे है, आपका ध्यान पद और पैसे पे है, फिर बाकी सब केवल कहने सुनने की बातें हैं। आप कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवर नहीं करेंगे।
मानवता के अर्थ में तो आप कुछ डिलीवर नहीं करेंगे, और जब मानवता के अर्थ में आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग भी उसी तरह से लगे हुए हैं, तो आपस में खींचतान चलती रहती है। हमारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा क्राइसिस मैनेजमेंट में लगा रहता है। जो हिस्सा हमारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जो क्रिएशन में लगना था वो क्राइसिस मैनेजमेंट में चला गया, तो आउटपुट कहाँ से आएगा? आउटपुट नहीं आता है तो अतृप्ति होती है, अतृप्ति होती है तो तुम्हारे कारण हुआ था, तुम्हारे कारण हुआ था बोल के घंटी सबके गले में डालते हैं और कोई घंटे लेता नहीं। ये सब कहानी होती है। तो ये एक नई दुनिया है, ये जीने की दुनिया एक नई दुनिया है। इस अनुसंधान ने मानव जाति के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया जो उसकी कल्पना में भी नहीं है। कितने प्रतिशत लोग हैं जो जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे? कितने प्रतिशत? 99.9। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन वर्ल्ड के किस यूनिवर्सिटी से है, आप कितने कितने स्मार्ट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी मामला इतना ही है, आप रूप बल धनपद को अपनी पहचान का आधार मानते हैं, इंद्रियों से सुखी होने की कल्पना करते हैं, बाकी सब पैकिंग है। ये जो कोर है, कोर यदि पकड़ में नहीं आएगा तो चीजें हैंडल नहीं होंगी। आप देख लीजिए देश कैसे चल रहा है, संसद कैसे चलती है ना, सरकारें कैसे चलती हैं, डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का कैसे दुरुपयोग होता है, सारी चीज़ों को आप खूब अच्छे से देख लीजिए। और हम पढ़े लिखे लोग करते हैं, कहाँ हमको कोई अपनापन आया है कि ये देश हमारा है, ये गांव हमारा है, ये शहर हमारा है। हमको तो एक ही चीज़ समझ में आया, पैसा हमारा है और पद हमारा है और दूसरों को चमकाना है। तो चमका हुआ चमकाएगा, प्रभावित हुआ प्रभावित करेगा। बढ़िया रास्ता पर निकलेगा, जोरदार निकलेगा, यवतमाल में निकाल के दिखाओ। आपकी लगन है, आपकी लगन है तो हम चल के आपके द्वार आएंगे, है ना। हमारी कंडीशन से नहीं, आपकी कंडीशन से चलेंगे, है ना। हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल आपके कमिटमेंट की जरूरत है। बढ़िया, हाँ जी। नहीं करना है मुद्दा नहीं है, करना क्या है उसका मुद्दा है। माइक ले लो, माइक ले लो, मेरे को बोलना पड़ेगा। हाँ जी सुनिए, अब आप ये देखिए कि इस सारी चर्चा के बाद में इनके प्रश्न का उत्तर कितने लोग दे सकते हैं, एक बार पहले सभा में जांचेंगे। हाँ जी। अभी चर्चा के आधार पे रही, अगर हर कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई पद पे है, शिक्षक है या सभी है, फिर उनका वो श्रम मूल्य कैसे निर्धारित करे, ये भी एक है कि भाई मैं श्रम कर रहा हूँ, मिनिमम का भी मुझे पता नहीं है, मैक्सिमम का तो समझ गया, अभी मैक्सिमम नहीं है कुछ, उसका तो अनलिमिटेड है, लेकिन मिनिमम कितना श्रम मूल्य लेना चाहिए, फिर वो कैसे ठहराए, उसका आधार क्या होना चाहिए? देखो, दो लोगों के बीच में श्रम निर्धारण का श्रम निर्धारण का तरीका है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि उसमें श्रम कितना लगा है, अल्टीमेटली तो सारा श्रम ही है, तो श्रम कितना लगा है। दूसरा है कि दोनों को तृप्ति हो जाए। बहुत व्यवहारिक जो है, कॉमन सेंस ये कहता है कि दोनों को तृप्ति हो जाए, लेने वाले को भी तृप्ति हो, देने वाले को भी तृप्ति हो। देखो, आप अपने दोस्त की दुकान में सामान लेने जाते हो, मान लो जूता लेने गए, दोस्त की दुकान है, आप क्या कोशिश करते हो? कम देने की कोशिश करते हो कि ज़्यादा देने की कोशिश करते हो? हैं? दोस्त आपसे कम लेने की कोशिश करता है कि ज़्यादा ले? यदि सही मायने में दोस्त है तो दोस्त कोशिश करता है कि मैं कम लूं, आप कहते हो नहीं नहीं यार अपना प्रॉफिट तो नहीं छोड़ सकते, आप ज़्यादा देने की कोशिश करते हो, वो कम लेने की कोशिश करता है। कितने लोगों ने इस बात को फील किया? सब ने किया, बस इतना ही काम है। संबंध होगा, सूत्र है, संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। तो सार बात क्या है? हमारे आपके बीच में कोई संबंध नहीं है,
मैं आपका शोषण करने की कोशिश करता हूँ, तो दुकानदार चाहता है कि वो ज़्यादा पैसे लेके कम माल दे दे। दुकानदार चाहता है कि वो ज़्यादा पैसे लेके कम दे दे। ज़्यादा लेके कम देना चाहता है दुकानदार, और ग्राहक कम दे के ज़्यादा लेना चाहता है। ग्राहक भी कम दे के ज़्यादा लेना चाहता है, दुकानदार भी कम दे के ज़्यादा लेना चाहता है। दोनों के बीच में स्ट्रगल है, क्योंकि दोनों के बीच में विश्वास नहीं है। यदि ये समझ में आ जाए कि सामने वाला कम लेके ज़्यादा देना चाहता है, मैं भी कम लेके, जब संबंध होता है तो दोनों कम लेके ज़्यादा देना चाहते हैं। इसका एक ही मतलब है, हमारी पूरी एजुकेशन में संबंध की समझ नहीं है, मानव की समझ नहीं है। और इसी का उल्टा अगर होता है कि मूल्य के आधार पर वस्तु की गुणवत्ता का निर्धारण होता है समाज से, हाँ, मतलब गुणवत्ता नहीं है लेकिन कीमत बढ़ा दो तो गुणवत्ता बढ़ जाती है, ऐसा समाज में देखा जाए। क्योंकि समाज को हमने बुद्धू बना के रखा है, इसलिए समाज को हमने शिक्षा नहीं दी। हमारे पॉलिटिकल लोगों ने कहीं ना कहीं जानबूझ के, और समाज बेचारा सो गया। तो यदि समाज को एक सही चेतना, सही मानसिकता होगी तो उसमें गुणवत्ता की पहचान होगी, वो आपके झांसे में नहीं आएगा। ये सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ जनता बेवकूफ़ है या जहाँ जनता समझदार नहीं है, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ ये तमाम हथकंडे चलते हैं। क्योंकि हमारे फील्ड में हमने देखा है कि जैसे कि अभी एक ट्रेंड है कि वजन कम करने के हिसाब से कुछ लोग मेडिसिन ले रहे हैं। वो बहुत ठीक लोग। है, वो ठीक है, ठीक है, वो सब तरीके देखो, सारी बात ठीक है। कुल मिला के हर मानव में किसी ऊंचाई को छूने की अभी आप देखो, ये 7 दिन के अंदर आपकी अभी तक की जिंदगी एक तरफ, और मैं कहता हूँ ये 7 दिन एक तरफ, दोनों की उपलब्धि मिला के देख लेना। यदि 7 दिन में हंसते खेलते हुए, खाते पीते हुए इतनी चर्चा हो सकती है और इतना कम्युनिकेशन हो सकता है, डे शिविर में संख्या घटने को तैयार नहीं है, बढ़ने को तैयार है, और जबकि दिन भर बहुत गंभीर बात करते हैं। क्यों लोगों को दोष दें? इसका मतलब है कि हमारे पास कंटेंट हल्का है, और हम कंटेंट हल्का इसलिए लगातार हम बढ़ा रहे हैं उसकी पैकिंग। यहाँ कोई पैकिंग नहीं है, कंटेंट तगड़ा है तो देखो कैसे चल रहा है, बढ़िया। तो सब तरफ से रास्ते निकलेंगे भैया, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ जी। सोम भैया, अभी टी ब्रेक में कुछ लोगों से चर्चा करते समय मुझे ऐसा ध्यान में आया कि सवेरे अपने जो टॉपिक लिया शरीर और मैं, थोड़ा सा उसमें कुछ कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को, और उसको थोड़ा सा भी एक अपना 15-20 मिनट अपन उसको वापस रिकैप कर सकते हैं क्या? नहीं, तो मेरे को लगता है कि आप कन्फ्यूजन बोल दो। शरीर और मैं दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ऐसा हमने थोड़ा रखने की कोशिश की। उसमें कोई आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप बोल दीजिए। मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। नहीं, जो वो हम बात कर रहे थे, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और मैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को ना संभवतः परसों हाँ विस्तार से बात करेंगे। ठीक, वही थोड़ा था तो मैंने वो तो भी ठीक वही है, वो तो चीज़- मैंने बोल के छोड़ दिया, हाँ ताकि आपका ध्यान चला जाए कि मैं किसको बोल रहे हैं। तो मैं का मतलब है कि जैसे शरीर किसको बोल रहे हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको शरीर बोल रहे हैं। मैं किसको बोल रहे हैं, जिसमें ये 5 चीजें हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, है ना। तो उसकी चर्चा परसों विस्तार से करेंगे। और बताइए भैया, एक थोड़ा सा अभी व्यवस्था करते समय थोड़ा सा मैं भी कुछ व्यवस्था का पार्ट था, कुछ नहीं भी था, पर ऐसे कुछ सामाजिक आयोजन जब किया हमने, ये वाला आयोजन और इसके अलावा भी बहुत आयोजन में करते रहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे अपने अक्रॉस होते हैं जो आयोजन में कुछ हाथ बार नहीं लगाते हैं, आयोजन करते समय कोई हाथ बार नहीं लगाते हैं, यानी सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, और व्यवस्था में हमेशा त्रुटियां निकालते रहते हैं। हाँ। और कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं होता है उनका आयोजन में। जैसा अभी कुछ लोग ऑडिट कर रहे थे, अभी जैसा यही अगर शिविर का मैं बात करूँ तो चाय अच्छी नहीं बनी, खाना ऐसा नहीं था, यानी वो ऑडिट करने के ऑडिट कर रहे थे ऐसा। तो ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें, यानी कैसा है ये? नहीं देखो, एक पार्ट हम क्या हुआ, एक छोटी सी घटना आपको शेयर करता हूँ। हमने रायपुर में जब ये संस्थान क्रिएट किया, अभ्युदय संस्थान,
तो चूंकि हमारा सामाजिक सर्किल पहले से ही बड़ा था और फिर अचानक ये बात मिल गई तो पूरा का पूरा ग्रुप इसमें शिफ्ट हो गया, तो हमारा सर्किल तो बड़ा था ही। कुछ भी करते दोस्त देखने आते, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, तो हम भी सुनते रहे। कई बार बड़े ऑकवर्ड से वो आते थे सुझाव, तो फिर हमने एक पॉलिसी बनाई। हमने कहा कि देखो यहाँ का नियम ये है कि जो भी सुझाव देगा उसमें अपनी जिम्मेदारी बताएगा। जो भी आप सुझाव दे रहे हो भैया पर वो उसमें आपका रोल क्या है, आप उसमें क्या जिम्मेदारी लोगे। तो उसके बाद किसी ने सुझाव देना बंद कर दिया है ना। तो हमने एक कॉलम ही बनाया, वो नहीं रहता, वो एक क्या बोलते हैं विजिटर बुक रहती है, हाँ उसमें लिखा आपके सुझाव एवं आपकी भागीदारी। अच्छा उसके बाद उसमें बड़ा अच्छा अच्छा लिखना शुरू किया सबने, ठीक है। और दूसरा, उसको पॉजिटिवली लिया जाए, कोई चीज इंप्रूव करने लायक है तो उसको इंप्रूव किया जाए। दोनों बातें, दोनों को बैलेंस करके चल, तो अपने को दुखी भी नहीं होना है, साथ में अपने को क्वालिटी भी बेहतर करना है, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सोच सकते हैं जी। बढ़िया। सर संज्ञानशीलता पर भी हम चर्चा आगे करने वाले हैं अगले 2 दिन में। हाँ, संज्ञानशीलता पे चर्चा करने वाले हैं, पर जो आपका एग्जाम्पल था मैंने 1-2 बार उस पर बोलने की कोशिश की है, फिर से बोल देता हूँ। देखो अब ये बात ध्यान में आ गई। अब जैसे जैसे हमने देखा कि जैसे अभी मान लो मैं दोपहर में आपके यहाँ खाने पे गया, तो मैं बाय द वे सबके लिए बता देता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो किसी घर में खाता हूँ, क्योंकि लगातार बोलना और ऑयल क्या यूज़ हो रहा है खाने में और क्या क्या हो रहा है तो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता है। और लगातार बैक टू बैक इतना शिविर रहता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा गला कम ज़्यादा हो या तबीयत कम ज़्यादा हो, है ना। तो फिर मैं पहले से ही बोल के रखता हूँ कि किसी एक घर में मेरे खाने की व्यवस्था कर देना। तो दोपहर का खाना मैं शिल्पा बहन के यहाँ खा लेता हूँ और रात को तो फिर राहुल भाई के यहाँ रहता हूँ तो वहीं खाता हूँ। तो जैसे आपने खाने के दौरान चर्चा किया कि कल हमने बैठ के 1:30 बजे तक रात को इस पे बात किया। अब ये बताइए कि पति पत्नी के बीच में संज्ञानशीलता के अर्थ में संबंध होगा तो क्या होगा। तो इसका क्या मतलब निकला, चाहे अब पति पत्नी है, चाहे सास ससुर हैं, चाहे अपने बच्चे हैं, अब ये समझ में आया कि मैं हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। इनका एक प्रश्न था कि पति पत्नी या बाकी रिश्तों में संज्ञानशीलता में संबंध होगा तो उसका एग्जाम्पल कैसा होगा। तो वो सबके लिए उपयोगी है, इसलिए मैं सबके हिसाब से शेयर कर देता हूँ। तो ये हुआ कि अभी अभी क्या स्थिति है, अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने मान रखा है कि पद और पैसा कमाना ही प्रतिष्ठा का सवाल है और पद और पैसे से ही हम मानव आगे बढ़ता है। तो हम में से हर परिवार ने अपने पद और पैसे को बढ़ाने के लिए कोई मैकेनिज्म बना रखा है और उसी को हम उपलब्धि मानते हैं, उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब कहने की आवश्यकता नहीं है बार बार, पद और पैसे में फाइनली कोई तृप्ति होती नहीं है, अपने जीवन में अतृप्ति रहती ही है। जिंदा रहने के धरातल पर हम सबकी प्रायोरिटीज और पसंदगियां अलग अलग रहेंगी और आपस में कोई ना कोई मतभेद होते रहेंगे और जीवन तृप्ति नहीं रहेगी, उसकी भी भड़ास निकलती रहेगी। कोई बड़े लोग भड़ास छोटे बच्चों पे, पति ने पत्नी पे निकाली और पत्नी ने बच्चों की पिटाई लगा दी और बच्चे ने गुड़िया की टांग तोड़ दी। ये चेन रिएक्शन आती। तो अब क्या होगा, अब ये समझ में आया, अब संज्ञानशीलता, अब ये समझ में आया कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। ये सूत्र समझ में आ गया। अब परिवार स्वयं में एक व्यवस्था है, अखंड समाज के अर्थ में भागीदार है। तो अब क्या हो गया, अब परिवार स्वयं में व्यवस्था है। परिवार स्वयं में व्यवस्था है का मतलब है कि हर व्यक्ति उसमें क्यों जीना है, कैसे जीना है की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। अब हर व्यक्ति जब क्यों जीना है, कैसे जीना की यात्रा में आगे बढ़ रहा है तो हमारा आपस में डिस्कशन होगा कि नहीं होगा। कुछ यूट्यूब पे देखेंगे, कोई शिविर करने जाएंगे, किसी शिविर में शामिल होंगे, किसी शिविर को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये जो खुशी है, देखिए एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, मानव के साथ बिना किसी स्वार्थ के बैठना अपने आप में एक जिंदगी की सबसे बड़ी घटना है। यहां हम सारे लोग क्यों बैठे, ना तो ईश्वर मिलन के लिए बैठे हैं,
ना किसी रूप बल धनपद के लिए बैठे हैं। हम शुद्ध रूप से मानव और मानव के बीच के रिलेशन के लिए बैठे हैं और इसकी हमारी तलाश थी। तो जैसे ही परिवार में समझने के अर्थ में चर्चाओं का दौर शुरू होता है, तो चाहे फिर पति पत्नी की बात करें, चाहे सास ससुर की बात करें, चाहे बच्चों के साथ बात करें, हम कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कशन होता ही रहता है जिसमें आपस में संवाद होने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को जानने की, इमोशनली एक्सचेंज की जो हमारी अपेक्षा रही थी, उस अपेक्षा की तृप्ति हो जाती है। मैं लगातार घर से बाहर रहता हूं, ना तो मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता है कि 2-3 दिन हो गया घर में फोन नहीं किया, वाइफ नाराज मत हो जाए। पहले रहता था, अब नहीं रहता। इसका मतलब क्या हो गया? ना तो मेरे को कोई प्रेशर है फोन करने का, ना उसको कोई प्रेशर है फोन करने का। 2 दिन में बात कर लिए तो भी ठीक है, 3 दिन बात नहीं किए तो भी ठीक है। और आपस में इमोशनल कनेक्ट, जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन जो इमोशनल कनेक्ट था, उसकी तुलना में आज 32 साल बाद उससे बहुत गहरा है। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि कोई आपस में गैप ही नहीं लगता है। तो हम हजारों मील होके एक दूसरे के बहुत पास हो सकते हैं और हम एक बेडरूम में सो के बहुत दूर हो सकते हैं। तो दूरी शरीर और शरीर के बीच में है, जीवन और जीवन के बीच में फिजिकल दूरी मैटर नहीं करती है। जीवन और जीवन के बीच में भावनात्मक दूरी है। तो हम बिल्कुल साथ रह के भी बहुत दूर हो सकते हैं और हजारों मील दूर होके भी बहुत पास हो सकते हैं। जीवन जीवन के बीच में वो जो दूरी है, वो जो कनेक्ट है, वो भावनात्मक कनेक्ट है, वो पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ, अब परिवार की भूमिका क्या है? परिवार स्वयं में व्यवस्थित है, परिवार के लोग समझदारी की राह में चल रहे हैं, तो परिवार के लोग मिलके क्या करेंगे? अखंड समाज के अर्थ में क्या काम करेंगे? अखंड समाज के अर्थ में क्या काम करेंगे? शिविर ऑर्गेनाइज करेंगे, अध्ययन शिविर ऑर्गेनाइज करेंगे। यदि शिक्षा का काम करेंगे तो शिक्षा के माध्यम से हजारों लोगों को जिंदगी देंगे। अभी हजारों लोगों से फीस लेके उनको मार्क्स देते हैं या कोई स्किल देने की कोशिश करते हैं। यदि हम स्किल के साथ साथ जिंदगी भी दे पाए तो क्या उसका हश्र होगा और क्या अपनी जिंदगी में उपलब्धि होने वाली है? भाई साहब, स्कूल जीवंत मंदिर है जहां इंसान को गढ़ने का काम किया जाता है, जहां जिंदगी दी जाती। और उस क्वालिटी के साथ हम स्कूल चलाएंगे तो फीस आएगी कि नहीं आएगी? फीस भी आ ही रही है। हम उस पैसे का करेंगे क्या? उसका सदुपयोग ही करेंगे, क्योंकि दुरुपयोगी दुख है, सदुपयोगी सुख है। कितना खा लोगे? आदमी कमाए कि मत कमाए, खाने की कैपेसिटी उतनी है। और जितने ज्यादा ये मानसिक काम करते हैं, इनके खाने की कैपेसिटी ऐसी बंद हो जाती है। मैं 3 बार खाता था। अभी थोड़ा सा ऐसा लगा कि इतना इंटेंसिव वर्किंग में शरीर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने किसी एक मित्र की सलाह पे सुबह का नाश्ता बंद किया। अभी मैं सीधा 1 बजे भोजन लेता हूँ। सुबह एक जूस ले लेता हूँ, दोपहर में लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। तो मैं 1 बजे खाना खा रहा हूँ, शाम को 8 बजे खाना खा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ। तो हम ज़्यादा परेशान हैं, हम परेशान हैं ज़्यादा खाने से। भूख से कम लोग मर रहे हैं, ज़्यादा खा के ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जरूरतें हैं ही कितनी। तो ये जो परिवार का अखंड समाज के लिए उपयोगी होना है, इसके लिए परिवार आपस में बात करेगा। इसके लिए मित्रों का सहयोग हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अरे दुनिया खड़ी करके चले जाएंगे। तो अब तय हो गया, पति पत्नी आपस में क्या बात करेंगे? मानव लक्ष्य के अर्थ में बात करेंगे। मानव लक्ष्य के अर्थ में बात करेंगे तो शरीर उसमें शामिल है कि नहीं? शामिल ही है। स्किल उसमें शामिल है कि नहीं? शामिल ही है। रूप बल धन पद उसमें शामिल है कि नहीं? शामिल ही है। तो पति पत्नी की बात क्या होगी, सास बहू की बात क्या होगी, बच्चों के साथ बात क्या होगी, घर के बाहर बात क्या होगी, सभी जगह एक ही बात होगी। मानव लक्ष्य साकार कैसे होगा, उस मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी उपयोगिता क्या होगी, और मैं लगातार मेरी उपयोगिता के विस्तार को देखना चाहता हूं। और विस्तार और विस्तार और विस्तार। भैया, हाँ जी। आज मेरी उम्र
54 साल है हाँ और शरीर- बड़ी बड़ी मेहनत से मैंने ये पुराना सॉफ्टवेयर किया था। मैं पैसे कमा के लाता तब बीवी खुश हो जाती थी। 5,000 दे दे तो बीवी खुश हो जाती थी। अभी आपने जागरूक कर दिया, अब ये और दिक्कत चालू हो जाएगी कि ये नहीं चाहिए, अब आप तो और परेशानी कर देगी। आप अच्छे कवि बन सकते हैं। हाँ जी, माइक। सर, पेरेंट्स में जो एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड एक डेवलप मिनट हुआ है, फिर से पेरेंट्स में जो एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ है अपने बच्चों के प्रति, कि घर में जो बातचीत का एक माहौल होता है वो हमेशा, जैसे आपने पीछे भी एग्जाम्पल दिया, क्या बनोगे, हाँ बड़े होके क्या करना है। अब उसको बेचारे बच्चे को पता ही नहीं है, बट दुनिया जो है ना बाहर अभी बहुत व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। हाँ आज सुबह जो सत्र हुआ बच्चों के साथ, उसमें बच्चों के दिमाग पे जो हमने देखा कि क्या प्रेशर बिल्डअप हुआ है ये कंपटीशन का, तो उस पे कुछ अगर हम बात कर पाए तो। अभी देखिए, एक तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे मोहल्ले कैसे हैं। देखो, किसी की किसी से कोई खास बातचीत नहीं होती है, सब अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। अब ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे ये फैलना शुरू होगा, देखो इस सेंस में यवतमाल इम्पॉर्टेंट है कि छोटा शहर है, यहाँ कुछ भी गतिविधि हो रही है तो आज शहर में न्यूज़ के माध्यम से, किसी माध्यम से बहुत सारे लोगों तक जानकारी है कि कुछ हो रहा है। जैसे जैसे ये मोहल्ले में जाना शुरू होगा तो मोहल्ले में लोग बैठ के चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो सही अर्थों में स्कूल में भी एक पेरेंट्स कॉर्नर होने की ज़रूरत है, जहाँ पेरेंट्स में ही कोई लगातार शिविर चलाएगा, लगातार। तो आपके मान लीजिए हजार पेरेंट्स हैं, 1000 पेरेंट्स को एक साथ नोटिस निकाल दिया भाई जिस किसके आने की स्थिति है, क्या उसमें से 50 लोग आने की स्थिति नहीं बनाएंगे? तो पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स कॉर्नर में पेरेंट्स के द्वारा ही, पेरेंट्स के लिए ही लगातार एक वर्कशॉप चल रही है। तो फिर वो समाज में, वो मोहल्लों में भी इस तरह की बातचीत शुरू हो जाएगी, जहाँ परिवारों में बैठ के लोग सोच रहे हैं, जहाँ फिर लोग अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बेहतर संस्कार के लिए, ये सब चलन पहले से भी था, संस्कारशाला टाइप कुछ कुछ पहले भी चलाते ही थे। कंटेंट की क्लैरिटी होने से फिर इसमें भी कुछ कुछ और चलेगा ही। तो जैसे जैसे अल्टीमेटली तो बात इतनी है कि हमको कंपटीशन की जगह में कोऑपरेशन की ओर जाना है, और सारा कंपटीशन स्वयं से, स्वयं में। तो अभी ये समझ में आ गया कि अब तक कंपटीशन दूसरों से था, अब कंपटीशन स्वयं से है, स्वयं में है, स्वयं की पूर्णता के लिए है। तो मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में कितना अलाइंड हुआ, मानव लक्ष्य के लिए मेरी योग्यता कितनी डेवलप हुई, और लगातार मैं उसके लिए कितना उपयोगी हो सकता हूं। तो लगातार मेरा प्रतियोगिता अब स्वयं में है, स्वयं से है, स्वयं की पूर्णता के लिए है, और दूसरों से हम प्रेरणा पा ही सकते हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपने ऊपर शेयर किया था बच्चों के साथ, वो बल्कि मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा प्रभावशाली था, उसको आप शेयर कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपटीशन को लेके जो आपने शेयरिंग की थी, वो लैंडमार्क जी, वो भी एक्चुअली जीवन विद्या के ही चर्चा सत्र में ही निकला। जब हम राहुल भैया हम लोग साथ में बैठे तो उन्हीं से आया था ये, जो मुझे बहुत प्रभावित किया कि जब हम कंपटीशन करते हैं स्कूल्स में और कहीं पे भी, तो एक फिनिशिंग लाइन होती है जहां हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको उस फिनिशिंग लाइन के पार जाना है, जो भी उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा वो जीतेगा। और सब बच्चे उसको अपना फोकस मान के, उसको अपना गोल सेट करके भागने लग जाते हैं। तो उसमें जो भावना डेवलप हो रही है वो ऐसी हो रही है कि बाजू वाले को बीट करके मुझे फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है और मुझे जीतना है। जो जीत गया उसके लिए सब ताली बजाते हैं। उसके अंदर जो भावना डेवलप होती है वो है अहंकार, वो है मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। और बाकी जो बच्चों में भावना डेवलप होती है वो एक हीन भावना डेवलप होती कि हम नहीं कर पाए,
हम लूजर्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमने अगर इस तरीके की सोच रखी कि एक गोल सेट कर दिया, एक या ऑप्टिमम जो वैल्यू है वो सेट कर दी कि भाई 200 मीटर की रेस है, इसको आपको 30 सेकेंड्स में पार करना है। और ये सबके लिए ओपन है कि जो भी ये चीज़ 30 सेकेंड्स में कर ले वो सारे विनर्स। तो अब भावना ये डेवलप होती है कि मेरा चैलेंज या मेरा कंपटीशन मेरा बाजू वाला फ्रेंड नहीं, वो 30 सेकेंड्स का टारगेट है जो मुझे बीट करना है। तो ये जब बात हम शेयर की थी मैंने ऊपर, तो एक बच्चा मेरे पास आया, बोले मैं मेरा गोल सेट कैसे करूं। ये पूरी बात होने के बाद ऊपर चर्चा में ये आया कि मैं मेरा गोल कैसे सेट करूं, मैं कैसे निर्धारित करूं कि मुझे कहाँ तक जाना है कंपटीशन में। मैंने कहा तुम अभी क्या स्कोर कर रहे हो? तो बोले 68%। मैंने कहा तुमको कहाँ तक जाने की इच्छा है? बोले 72%। मैंने कहा ये तुम्हारा सेटिंग है, जब तुम 72 पे जाओ तो उसके बाद आगे का गोल सेट कर लो। तो दूसरे को नहीं देखना है, खुद को ही देखना है हमको, इस भावना से आगे बढ़ने। और यही सब अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए लक्ष्य सेट करें तो शायद आसान हो जाए बच्चों के लिए। आज एक आइडिया पे देखिए, जब सोचेंगे तो रास्ते निकल आएंगे, क्योंकि अभी जब हम जो सोच रहे हैं ये तो मानव सहज है ना। जो मानव सहज नहीं था उसमें हमने सोच के सारे सिस्टम बना दिए। जो मानव सहज नहीं था, प्रकृति सहज नहीं था, उसके लिए हमने जब इतना सारा सोच डाला और मैकेनिज्म बना दिए, तो जो नेचुरल है, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, उसके लिए सिस्टम क्यों नहीं बनेंगे? तो बन जाएंगे। मेरे को लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राहुल तायडे और उद्धव राठौड़, ये दो लोगों से तो मेरा परिचय है, बाकी और लोगों से थोड़ा कम हो सकता है। ये दो लोग तो ऐसे हैं आपके बीच में जो बढ़िया बिल्कुल शानदार शिविर डिलीवर कर सकते हैं। आज हमने एक नया आइडिया पे और सोचा है, उसको मैं शेयर कर देता हूँ। और कल से थोड़ा सा जो लोग ऑर्गेनाइजेशन टीम में आएंगे और है ना जो लर्निंग की टीम में आएंगे उनके साथ मिलके और उसको शेयर करेंगे। दो मिनट क्या, रुक जाओ अभी 2 मिनट, कल करते हैं। यदि अभी टाइम बचेगा तो अभी देख लूँगा। तो हमने ये भी सोचा है, देखिए एक बात समझ में आती है, जितनी बातें शिल्पा बहन ने की हैं या हम सब ने की हैं, उसका एक ही मतलब है। पहला काम ये है कि यवतमाल के वातावरण में एक बदलाव आए। क्या वातावरण? सब कोई जिंदा रहने के साथ साथ जीने का भी सोच पाए। इसके लिए सारे परिवारों में एक टच बने, एक प्राइमरी लेवल की चर्चा, कम से कम चर्चा में तो बात शुरू हो। कैसे करेंगे? तो एक तो ये आपके ग्रुप्स को, आप सबके लिए खूब धन्यवाद कि दोपहर की गोष्ठियाँ आपकी बहुत बढ़िया चल रही हैं। जगह की उतनी अनुकूलता नहीं थी, इसके बावजूद भी आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अब एक और सोचे कि जैसे शिविर के बाद आपकी यही गोष्ठियाँ क्षेत्र वाइज की गई, ताकि शिविर के बाद भी आप वीकली 2 घंटे के लिए आपस में मिलो, और वीकली 2 घंटे में हम में से हर एक ने क्या एफर्ट किया। मैंने कोई वीडियो देखा, मैंने आपस में परिवार में चर्चा की, परिवार में कोई घटना घटी, मैं कैसे हैंडल कर पाया, कोई संवाद हुआ, ये सबको लेके आशय इतना ही है कि अपने उत्साह को बनाए रखना। तो वीकली 2 घंटे के लिए आप मिलेंगे तो आपके उत्साह को बनाए रखेंगे। फिर हमने एक बात और भी चर्चा की, जो लोग आपके आसपास हैं और वो शिविर में नहीं आए हैं, तो उनको शिविर में लाना आपकी एक आवश्यकता है अपने आसपास के वातावरण को बनाने के लिए। शिविर आगे कब ऑर्गेनाइज होगा वो थोड़ी आगे की लंबी बात है। तो हमने एक आइडिया भी ये सोचा, तो इसमें मेरे को लग रहा है कि मैं आपका सुझाव भी चाहूँगा और धीरे से कल इसको कॉन्क्रेटाइज करेंगे। और तो आप ये जो 20-25 लोग जो 2 घंटे के लिए वीकली बैठेंगे, अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन टीम हो गई। ये लोग, अब आप क्या ऐसा सोच सकते हैं कि अपने ही मोहल्ले में 2 घंटे रोज का एक शिविर केवल 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए चलाएंगे, और यहाँ लोग उपलब्ध हैं यवतमाल में जो आपके लिए आपके मोहल्ले में ही 2 घंटे रोज का शिविर, जिसमें कि किसी को गाड़ी से नहीं आना है, वॉकिंग से ही आना है, या छोटा मोटा डिस्टेंस होगा आधा किलोमीटर का। तो कौन सा समय ऐसा है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम 1 घंटा या 2 घंटे के लिए हफ्ते भर का शिविर मात्र 10 लोगों के लिए, 100 की भीड़ भी इकट्ठा नहीं करनी है, तो 10 लोग 20 लोग, जिनको ये 10 लोग 20 लोग बुलाएंगे और हम इनके साथ में 2 घंटा रोज 7 दिन तक चलेंगे। तो 2 घंटा रोज 7 दिन तक चले तो उसमें एक लेवल का जिंदा रहने और जीने को लेके क्लैरिटी आ जाएगा,
और फिर आगे भविष्य में ये लोग आगे होने वाले शिविरों में शामिल होते रहेंगे। तो पहले तो ये आइडिया ठीक लग रहा है कि नहीं? छोटे समूहों में हम 2 घंटे रोज का शिविर आपके मोहल्ले वाली जगह में चलाएं। कितने लोगों को ठीक लगता है ना? क्या समय उपयुक्त रहेगा, क्या लगता है? जैसे गुजरात में हम अभी कर रहे थे तो वहां लोगों ने कहा कि हमको तो रात को 8 से 11 का समय सबसे उपयुक्त लगता है। मैं अलग अलग शहर की अलग अलग अनुकूलताएं। बिजनेस कम्युनिटी वाले शहरों में लोगों को देर से जागने की एक उनकी जीवन शैली का अभ्यास है, तो वहाँ हम एक शिविर प्लान करेंगे। अभी वहाँ तो खैर बड़े शिविर ऑर्गेनाइज करने की बात है, 2000 लोगों के लिए रात को 8 से 11 ऐसा चलेगा। तो वो तो वहाँ की सेटिंग है। यहाँ की सेटिंग एक जो टाइम से सोना टाइम से उठने वाली सेटिंग है, तो यहाँ की सेटिंग में देखें तो कौन सा समय अनुकूल रहेगा? शाम को 5 से 7। तो कितने लोगों को लगता है कि शाम को 5 से 7 अनुकूल रहेगा? नहीं रहेगा है? 9 से 11, रात को 9 से 11, 8 से 10, 8 से 10 कितने लोगों को लगता है कि हो पाएगा? तो इस पे आप लोग सोचो, इस पे आप लोग सोचो। यदि अपने को लगता है कि इसको हमारे परिवारों में परकुलेट होना है और एक मास मोमेंटम क्रिएट होना है, जिससे कि जैसे आज जिन बच्चों ने बैठ के, हाँ जी नमस्कार, आज जिन बच्चों ने बैठ के लगभग मेरे को लगता है कि 30-40 बच्चे बैठे थे और इतने अच्छे क्वेश्चन थे और सब ने अपने अपने क्वेश्चन रखे और इतने बढ़िया क्वेश्चन थे और इतनी मैच्योरिटी के साथ बच्चे बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम इनके ऋणी हैं, इनको हम संसार में। एक ने तो पूछा कि ये हमको संसार में लाया क्यों गया है? मैं अच्छा माँ बाप से नहीं पूछ लिया। तो बच्चों के क्वेश्चन इतने मैच्योर हैं और इतने बढ़िया हैं, तो हमको ऋणी महसूस होता है कि हम इनको संसार में लाए तो हैं, लेकिन इनकी भूख शांत करने की, मानसिक भूख शांत करने की व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं। तो यवतमाल में धीरे से कई जगह ऐसी स्थिति, आप में से कितने लोगों का ऐसा मन करता है कि नहीं एक बच्चों का शिविर चलाने की योग्यता मेरे को आ जाए? भाई योग्यता आ जाए बोल रहा हूं, आ गई है नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों का शिविर लेने के लिए तैयार होना चाहता हूं। मैं बच्चों का शिविर लेने के लिए तैयार होना चाहता हूं, है ना? तो यदि ऐसा हमारे को होगा तो हम अपने यवतमाल में, है ना, वो चाहे 1 घंटा रोज बैठें, चाहे 5 दिन का डिजाइन बनाएं, डिजाइन बनते रहेंगे, वो तो हमारी सहूलियत के हिसाब से बनते रहेंगे, है ना? तो मेरे को लग रहा है कि बहुत संभावनाएं हैं, कल इस पे बैठ के और बात कर लेंगे। लेकिन धीरे से कैसे हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये कारवां आगे बढ़ता जाए, हम में से लोग तैयार होते जाएं, और जितनी जल्दी आप मेरे को, मेरी सफलता ये है कि अगले 2 साल में मेरे को आना मत पड़े, है ना? मैं नहीं आऊँगा तो सफलता मानूंगा कि हाँ बहुत बढ़िया हो गया। और उद्धव भाई यहाँ से कितना, आप तो कितना 200-150 किलोमीटर पे हो, 200 किलोमीटर पे चंद्रपुर में। तो उद्धव भाई चंद्रपुर में है, बाकी तो यहाँ भी बहुत सारी बढ़िया टीम है जो आपके साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकती है। बढ़िया। आपने क्या बोला था? अहंकार और अभिमान क्या अंतर है? मेरे को लगता है जीवन क्रिया में करेंगे ना तो अहंकार और अभिमान कहाँ कहाँ आता है? तो चित्त में अहंकार आता है, बुद्धि में, चित्त में अभिमान आता है, बुद्धि में अहंकार आता है, फिर उसको वहां पर रख के बता देंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए बढ़िया। नमस्कार राहुल भाई। 2 मिनट। हेलो, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, कल हम लोग बैठेंगे